गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेडिमेंट के बारे में, फिर उस सेडिमेंट का फिर टेक्सचर कैसा है उसके बारे में पढ़ा था। फिर उसमें जो फ्लूइड है वो उसका कैसे इन्वॉल्वमेंट है, फिर वो क्या फीचर शो करता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ा था जो कि सेडिमेंट को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हमने फ्लो रिजाइम्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद सेडिमेंट लोड और उसका ट्रांसपोर्ट पाथ, मतलब जो हमारा सेडिमेंट है वो किस तरीके से हमारे फ्लूइड में वो फ्लो करता है, क्या उसका किस प्रोसेस से वो ट्रांसपोर्ट करता है। अब जो है वो हमारा सेडिमेंट किसी सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाके डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, अब ये सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट में डिपॉजिट हो गया है। अब ये सेडिमेंट वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में जो अपने आप को कन्वर्ट करेगा सेडिमेंट्री रॉक में। आज इस क्लास में हम सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बनने तक का जो प्रोसेस है उसको आज डील करेंगे हम लोग। तो हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू किसी सेडिमेंट्री बेसिन में आके डिपॉजिट हो गया है और अब वो रॉक बनेगा। तो क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है इसके बारे में हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस आता है हमारा पास लिथिफिकेशन होता है। उसके अंदर लिथिफिकेशन करने का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो सेडिमेंट है वो क्या है, लूज़ है, फ्राइएबल है ना, वो कॉम्पैक्ट नहीं है। तो लिथिफिकेशन प्रोसेस क्या करेगा, जो हमारा सेडिमेंट जो लूजली पैक्ड है उसको क्या करेगा, कंप्रेस करके ओवरबर्डन प्रेशर लग के वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट बनेगा। ठीक है, तो लिथिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि कॉम्पैक्शन मतलब जो सेडिमेंट है उसको कंप्रेस करके लिथिफाइड कर देना कि वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाए। अब एक आता है एक टर्म डायाजेनेसिस। डायाजेनेसिस क्या है कि जो सेडिमेंट हमारा फॉर्म हो गया है, अब वो सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बनने तक के जो प्रोसेस है उसके अंदर जो प्रोसेस आया, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बनने तक में जो प्रोसेस उसके अंदर हुआ उस सब को हम लोग बोलते हैं डायजेनेसिस। ये सब डायजेनेसिस के अंदर में आता है और उन सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अब डायजेनेसिस में क्या क्या चेंजेस आएगा हमारे जो सेडिमेंट है उसके बीच में, तो उसका फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस उस सेडिमेंट पे एक्ट करेंगे। तो ये सब हमारा इंक्लूड होता है डायजेनेसिस प्रोसेस में। ठीक है, और डायजेनेसिस जो है वो कितना देर तक काम करेगा, ये हमारा डिपोजिशनल सरफेस, मतलब जहाँ पे जिस जगह पे वो डिपॉजिट हुआ है वहाँ से 15 किलोमीटर नीचे डेप्थ तक ये जो प्रोसेस है वो डायजेनेसिस प्रोसेस यहाँ पे एक्ट करता है। चलो एक फिगर दिखाते हैं, उस फिगर के थ्रू डायजेनेसिस प्रोसेस को समझो। देखो इस फिगर को समझो, यहाँ पे ये हमारा डेप्थ है, ये सरफेस है हमारा सरफेस से नीचे हम लोग जा रहे हैं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 35 किलोमीटर तक। इधर हमारा क्या है, ये है हमारा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का है। ठीक है, ये ये हमारा टेम्परेचर है। ये अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ हमारा डेप्थ है, इधर हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस 200 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस इधर बढ़ रहा। और इधर है हमारा प्रेशर यहाँ 0 से लेके हमारा 10 किलो बार तक का प्रेशर नीचे की तरफ है। इधर की तरफ प्रेशर, इधर की तरफ टेम्परेचर और इधर की तरफ डेप्थ। इन तीनों को ध्यान से देखना। अब देखो दो लाइन है हमारे पास, एक ये है और एक ये लाइन है हमारे पास। इस लाइन को वो क्या बताया है, जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो जैसे ही हम लोग अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक एवरेज है 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए, ये है सेडिमेंट्री बेसिन के लिए। ठीक है, जहाँ जो सेडिमेंट्री हमारा बेसिन है उसके अंदर हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो ये है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस लिखा है, ये भी जियोथर्मल ग्रेडियंट लिखा है, ये भी जियोथर्मल ग्रेडियंट लिखा है, दोनों डिफरेंट कैसे हो सकता है? ये सेडिमेंट्री बेसिन के लिए है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और ये हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट किसके लिए? क्रेटन के लिए। क्रेटन क्या है? स्टेबल पार्ट है, ठीक है, स्टेबल पार्ट, ठीक है। वहाँ पे ये क्या है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये डिफरेंट जियोथर्मल ग्रेडियंट है हमारे पास। अब ये इधर की तरफ हमारा टेम्परेचर आ रहा है, ये जो शेडेड एरिया है ये बता रहा है कि बस इसी एरिया में हमारा डायजेनेसिस का प्रोसेस हो पाएगा। जब हम इस एरिया या इस प्रेशर से आगे बढ़ जाएंगे तो ये डायजेनेसिस से ज़्यादा हो जाएगा। डायजेनेसिस से ज़्यादा क्या होगा? तो इसमें मेटामॉर्फिज्म आ जाएगा। जब हम टेम्परेचर लेके चलते हैं, टेम्परेचर अगर हम लगभग 250 से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उस टेम्परेचर पे जो हमारा सेडिमेंट है उसमें मेटामॉर्फिक रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो क्या होगा? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म शो करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इस एरिया की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे लो ग्रेड रीजनल मेटामॉर्फिज्म, यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, यहाँ पे टेम्परेचर का रोल। देखो थिकनेस बहुत कम है, मतलब डेप्थ से उतना ऊपर है, मतलब लगभग 5 किलोमीटर से ऊपर में अगर हम इससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो हमें कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म का एरिया बन जाएगा। इस एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर कम है लेकिन प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे लो ग्रेड रीजनल मेटामॉर्फिज्म। यहाँ पे इस रीजन में टेम्परेचर भी ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा है, तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म में प्रेशर टेम्परेचर दोनों लग रहा है। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में सिर्फ हमारा टेम्परेचर है, और यहाँ पे लो ग्रेड में यहाँ पे क्या है? प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये एरिया की बात करते हैं अब। इस एरिया में हमारा जो क्या लिखा है? प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन नॉट रियलाइज्ड इन नेचर, मतलब कोई भी उस हाई प्रेशर पे और वैसा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब 8 किलोबार प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ऐसा कोई रॉक ही एग्जिस्ट नहीं करता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अगर उतना प्रेशर होगा तो उसको उसके अनुसार उतना टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो इस तरह का ये फॉरबिडन जोन है, इस एरिया में कोई भी रॉक हमारा लाई नहीं करता है। तो डायजेनेसिस जो है आप देखिए, टेम्परेचर 250 से कम, ये याद रखने वाली चीज़ है। टेम्परेचर जो है वो 250 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। प्रेशर जो है वो लगभग 6 से ऊपर, और ये कितना डेप्थ तक देखने को मिलेगा? लगभग 15 से 20 के बीच में। इसी डेप्थ पे हमें डायजेनेसिस देखने को मिलेगा। 15 से 20 किलोमीटर डेप्थ, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उससे कम होना चाहिए, और लगभग 6 किलोबार प्रेशर। इसी एरिया में जो हमारा आएगा सेडिमेंट, उसका डायजेनेसिस हो सकता है। उससे ऊपर अगर जाएगा तो या तो उसमें मेटामॉर्फिज्म आ जाएगा या वो कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा। 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर किसके लिए है? क्रेटन के लिए है जियोथर्मल ग्रेडियंट, और 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ये सेडिमेंट्री बेसिन के लिए है हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो समझ आया? डायजेनेसिस का एरिया 15 किलोमीटर, 250 डिग्री सेल्सियस और 6 किलोबार प्रेशर से कम, ये इसके लिए, ये इसका फीचर है। इसी के अंदर उसको आना पड़ेगा, तभी हमारा डायजेनेसिस हो पाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायजेनेसिस के बारे में कि इसके 3 स्टेज होता है: ईओजेनेसिस, मेसोजेनेसिस एंड टेलोजेनेसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ईओजेनेसिस का, ठीक है। ईओजेनेसिस हमारा होता क्या है? ये अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डायजेनेसिस है, मतलब कि डायजेनेसिस के सबसे शुरुआती फेज में भी हमको ईओजेनेसिस देखने को मिलेगा, और ये शैलो डेप्थ पे मिलता है। मतलब कि हमारा जहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होगा उससे थोड़ा डेप्थ नीचे, मतलब थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो हमको ईओजेनेसिस प्रोसेस देखने को मिलेगा। और ये नॉन मरीन इन्वायरमेंट में भी, एरिड ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट, वेट रिड्यूसिंग पोर वाटर, ये सब जगह देखने को हमको ये कंडीशन ईओजेनेसिस देखने को मिलेगा। अब इस ईओजेनेसिस प्रोसेस में जो शैलो लेयर है जिसमें डायजेनेसिस हो रहा है, तो इस डायजेनेसिस में क्या क्या होगा? तो इसमें
पहला है बायोटर्बेशन और कॉम्पैक्शन। बायोटर्बेशन मतलब क्या हो गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी करेगा जिसके कारण सेडिमेंट में कुछ, सेडिमेंट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है जैसे रोडेंट है, ये क्या करेगा, क्रॉल करेगा, बोर करेगा, बरो करेगा, है ना, सेडिमेंट को इंजेस्ट करेगा, मतलब सेडिमेंट को खाएगा, है ना, वो करेगा। उसके बाद ये जो है आपको ये सब प्रोसेस, ये जो सेडिमेंट हमारा डिपॉजिटेड है, तो जैसे डिपॉजिटेड है उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। उसमें जो जो प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टैलिटी क्या कहता है कि हमारा जो सेडिमेंट है वो हॉरिजॉन्टली हमारा क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो ये तो डिपॉजिट हुआ था लेकिन बरो कर दिया, उसके अंदर पोर बना दिया, ठीक है, क्रॉल करके उसके जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। ये सब प्रोसेस इसके अंदर बायोटर्बेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सब हमारा प्राइमरी सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर को, वो पोरोसिटी को, परमेबिलिटी को, सबको वैरी कराएगा बायोटर्बेशन। और कॉम्पैक्शन क्या हुआ, जो हमारा सेडिमेंट है उसको क्या करेगा, कॉम्प्रेस करके उसको हार्ड बनाएगा। इतना हार्ड नहीं बनाया है कि वो रॉक बन गया, लेकिन धीरे धीरे वो उस प्रोसेस उसको क्या करेगा, कॉम्पैक्ट करेगा। अब है नेक्स्ट है केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन। अपर सरफेस में है तो ऑब्वियस है केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन होगा ही, क्योंकि ऑर्गेनिज्म है वहीं पे डिकम्पोज करेंगे, डिके करेंगे, जितना भी फ्लोरा है, फौना है, वो उसी सरफेस पे आके, मतलब उसी सरफेस पे आके क्या होगा, वो डिकम्पोज करेगा। तो केमिकल एक्टिविटी इसके अंदर देखने को मिलेगा हमको। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि सेडिमेंट का जो डिपॉजिट होगा वो हर रीजन में होगा, मतलब वार्म क्लाइमेट में भी होगा, ह्यूमिड में भी होगा, हॉट में भी होगा, ड्राई में भी होगा, हर जगह हमारा सेडिमेंट डिपॉजिट करेगा। अब हर जगह डिपॉजिट करने से क्या होगा कि जो पोर वाटर होगा जो उस सेडिमेंट के बीच में फंसा होगा उसका डिफरेंट रेंज ऑफ AH, pH और सैलिनिटी होगा, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को, ये है CH2O, मतलब क्या है, ये है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस, ये क्या है, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट है। तो ये जो H प्लस रिलीज़ हो रहा है, तो H प्लस रिलीज़ होने के कारण H प्लस हमारा क्या करेगा, pH को डिक्रीज़ कर देगा, हमारा एसिडिटी की तरफ, जो हमारा जो फ्लूइड है, जो एसिडिक फ्लूइड बनेगा वो हमारा एसिडिक की तरफ प्रोग्रेड करेगा। H प्लस रिस्पॉन्सिबल होता है pH को घटाने में। जब ज़्यादा H प्लस होगा तो pH हमारा कम होगा, मतलब एसिड की तरफ, और जब H प्लस कंज्यूम होने लगेगा तो हमारा pH इंक्रीज़ करने लगा, मतलब बेसिसिटी की तरफ, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या किया, हमारा जो फ्लूइड है उसको क्या किया, और एसिडिक बना दिया, ठीक है। अब देखो इसमें है हमारा SO4, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड हमारा सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, बाइकार्बोनेट और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बना रहा है, ठीक है। ये फिर क्या करेगा, ये हमारा क्या है, एसिड है, ये फिर वहाँ पे pH और ES को क्या करेगा, चेंज करेगा। वहाँ के इसलिए कहा गया है कि हमारा जो पोर वाटर है वो क्या करेगा, वो क्या होगा कि डिफरेंट रेंज होगा हमारा pH और EH का। अब एग्जांपल इसका है हेमेटाइट इन रेड बेड। अब रेड बेड में हेमेटाइट आया कैसे, तो यही केमिकल रिएक्शन की वजह से रेड बेड में हमारा हेमेटाइट देखने को मिलता है। अब सैलिनिटी हमारा क्या है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट में होगा तो हमारा सैलिनिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होगा वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होगा वहाँ पे सैलिनिटी क्या होगा, कम होगा। इसलिए कहा गया कि बायोकेमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो पोर वाटर, उसके कारण जो हमारा पोर वाटर है उसके पास डिफरेंट रेंज ऑफ EH, pH और सैलिनिटी होगा। तो ये था हमारा इयोजेनेटिक डायजेनेसिस। ये ऊपरी सरफेस पे में ज़्यादा कुछ नहीं चेंज लाया, ये जो प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है ऊपर में उसको क्या किया, डिफॉर्म किया,
कॉम्पैक्ट किया थोड़ा सा सेडिमेंट को, और जो है कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण, कुछ कुछ पोरोसिटी परमेबिलिटी को का वेरिएशन आया उसमें। तो बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा चेंजेस, डायजेनेटिक चेंज अपर सरफेस में इयोजेनेटिक डायजेनेसिस के थ्रू आया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसके नीचे का लेयर, मतलब मेसोजेनेटिक डायजेनेसिस। ये क्या होगा, जहाँ पे इयोजेनेसिस, जहाँ तक इयोजेनेसिस वर्क किया उसके नीचे अब क्या करेगा, मेसोजेनेटिक डायजेनेसिस वर्क करेगा। ये क्या करेगा, ये डीपर बरियल अंडर कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये वर्क करेगा। ये डीपर डेप्थ में वर्क करेगा, और यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर का भी रोल रहेगा। यहाँ पे ऊपर वाले इयोजेनेसिस में टेम्परेचर प्रेशर का कोई ज़्यादा रोल नहीं था, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर का रोल रहेगा। ये जो पोर वाटर का जो कंपोजिशन है उसको भी क्या करेगा, चेंज कर देगा। वहाँ पे जो हमारा फाइन ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब वो कहाँ से आया, इयोजेनेसिस में हमारा में क्या होगा कि वहाँ से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो लीच करके वो नीचे तक आया। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे एक रोल अदा करेगा अपना। ठीक है, तो मेसोजेनेटिक डायजेनेसिस में यहाँ पे फिजिकल चेंजेस देखने को मिला। जैसे क्या हुआ, कॉम्पैक्शन आया, तो कॉम्पैक्शन आने की वजह से क्या होगा, पोरोसिटी लॉस करेगा। केमिकल चेंजेस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल नीचे की तरफ लीच कर रहे हैं। फिर हाई प्रेशर लग रहा है, तो हमारा जो सेडिमेंट है, ये जो हमारा रॉक है, वो क्या होगा, वो पानी में डिसोल्यूट कर रहा है और पोर वाटर के कंपोजिशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, और केमिकल और मिनरलॉजिकल चेंज देखने को मिला। जैसे क्या हुआ, सीमेंट का प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सीमेंट का प्रेसिपिटेशन हो गया, या डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल। जो मिनरल्स थे वो हाई प्रेशर के कारण क्या होगा, डिसोल्यूट कर गए, और कुछ क्या होगा, प्रेसिपिटेट कर गए। तो मेसोजेनेटिक डायजेनेसिस में टेम्परेचर प्रेशर का रोल आया, साथ में फिजिकल चेंजेस देखने को मिला। जैसे कि उसमें कॉम्पैक्शन और पोरोसिटी लॉस हुआ, और केमिकल और मिनरलॉजिकल चेंज भी देखने को मिला। मतलब प्रेसिपिटेशन सीमेंट का हुआ, और कुछ मिनरल्स है उनका डिसोल्यूट हो गया, या कुछ मिनरल का रिप्लेसमेंट भी हो गया। तो बहुत सारा चीज़ इस मेसोजेनेटिक डायजेनेसिस प्रोसेस में देखने को मिल रहा है। तो बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करा रहे हैं, मतलब जो मेसोजेनेटिक डायजेनेसिस में हमारा टेम्परेचर क्या रोल कर रहा है सेडिमेंट के डायजेनेसिस में। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है, मतलब कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं, हमारा केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, वो बहुत तेज़ी से होने लगा। मतलब कि अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हमारा जो रिएक्शन रेट है वो डबल या ट्रिपल तक पहुंच जाता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएं, हमारा केमिकल रिएक्शन एक्सपोनेंशियली क्या हुआ कि इंक्रीज़ कर गया। अब जो इयोजेनेटिक डायजेनेसिस में जो मिनरल फेज हमारा स्टेबल था, क्या वो मेसोजेनेटिक डायजेनेसिस में स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो जो फिजिकल केमिकल कंडीशन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो भी इयोजेनेटिक डायजेनेसिस में जो भी हमारा स्टेबल मिनरल था वो सब क्या होगा कि अनस्टेबल हो जाएगा इस डेप्थ में आके। कभी ना कभी तो जो मेसोजेनेटिक डेप्थ पे है वो कभी ना कभी तो इयोजेनेटिक डेप्थ पे था, तो वो फर्दर क्या हुआ, डिक्रीज़ होते 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 होते, मतलब डिक्रीज़ मतलब सबसाइड होते होते, कॉम्पैक्ट होते होते, नीचे नीचे होते होते वो कहाँ आ गया, मेसोजेनेटिक स्टेज में आ गया। तो कभी वो इयोजेनेटिक स्टेज में रहा होगा, तो वहाँ पे जो मिनरल्स स्टेबल होंगे, अब वो मेसोजेनेटिक स्टेज में आ गया तो वहाँ पे अब वो मिनरल स्टेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हमारा जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरह का मिनरल का फॉर्मेशन होगा, डेंसर मिनरल का फॉर्मेशन होगा, मतलब जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा और लेस हाइड्रस। क्यों? क्योंकि जो भी वाटर प्रेजेंट होगा वो सब क्या होगा, निकल जाएगा बाहर। अब देखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा टेम्परेचर बढ़ाएं तो हमारा सारा ही मिनरल का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, एक्सेप्ट हमारा किसका, कार्बोनेट का।
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको और अच्छे से बताएंगे कि जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो सारे मिनरल्स का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गया एक्सेप्ट कार्बोनेट। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ ये बताएंगे बाद में। अब जो सेडिमेंट के पोर में जो वाटर प्रेजेंट था, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसका कैपेबिलिटी सिलिका को डिसॉल्व करने का कैपेबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। जो पोर वाटर में जो सेडिमेंट में के पोर में जो वाटर प्रेजेंट था उसका टेम्परेचर बढ़ाने के कारण जो सिलिका को डिसॉल्व करने का कैपेबिलिटी था वो क्या हो गया, बढ़ गया। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सारे मिनरल का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब आता है कि कार्बोनेट हमारा प्रेसिपिटेट करेगा कब, गेट बरियल डेप्थ पे हमारा उसका प्रेसिपिटेशन कराना है तो वो करेगा कब, वो करेगा कब करेगा, जब हमारा उसके लिए क्या होगा, हायर टेम्परेचर होगा। अभी हम पढ़े हायर टेम्परेचर के लिए में तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी उसका डिक्रीज कर जाता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि हमारा पीएच कम होना पड़ेगा। जब पीएच कम होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारा जो कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट करेगा ग्रेटर डेप्थ पे। तो क्या कॉन्सेप्ट मिला कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सारे एलिमेंट सारे मिनरल्स का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, लेकिन हमारा कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर हमको उसको प्रेसिपिटेट कराना है तो हाई टेम्परेचर के साथ साथ हमको उसका पीएच क्या होगा, कम करना पड़ेगा। कम पीएच में वो क्या होगा कि वो प्रेसिपिटेट करेगा। अब ये तो क्लियर है कि हमारा जब डेप्थ बढ़ेगा, डेप्थ इंक्रीज़ करेगा तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। अब ये टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों करेगा, क्या रीज़न है उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ कराने के लिए, तो हमारे पास रीज़न है रेडियो एक्टिव ब्रेकडाउन। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या होता है कि ब्रेक करता है ना, उसका कुछ हाफ लाइफ होता है, उस समय पे वो अपने आप को वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है। ठीक है, जब वो टूटता है तो उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हीट रिलीज़ करता है। तो जैसे पोटासियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सब हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये सब हमारा कुछ इनका हाफ लाइफ पीरियड है, इसमें वो क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा और हीट रिलीज़ करेगा। ठीक है, द हीट फ्लो ऑफ अर्थ क्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ जियोथर्मल एंड कंडक्टिविटी। अब ये जो हीट फ्लो होगा अर्थ क्रस्ट का, ये क्या होगा, ये जो है ये प्रोडक्ट है हमारा जियोथर्मल और कंडक्टिविटी ऑफ रॉक्स। मतलब अगर कोई जैसे पोटासियम है वो अगर हीट रिलीज़ कर रहा है तो जब तक वो अपना हीट को रॉक के थ्रू या रॉक में प्रेजेंट मिनरल्स के थ्रू उसको कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, तब तक ये जो कांस्टेंट रेट मिला है हमको जियोथर्मल ग्रेडियंट का, ये तो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या जो हमारा उसके नीचे प्रेजेंट रॉक है, ठीक है, वो जो हीट है उसको ट्रांसफ़र करने में मदद करता है हमारा। अब ये जो हमारा हीट फ्लो है वो सबसे ज़्यादा मिड ओशियनिक रीज में देखने को मिलेगा। उसके बाद मिड ओशियनिक रीज जहाँ पे हमारा प्लेट जो है वो डाइवर्ज करता है, नीचे से मैग्मा निकलेगा, तो सबसे ज़्यादा हीट फ्लो वहाँ पे होगा। ठीक है, अर्थ सबसे ज़्यादा हीट रिलीज़ वहाँ पे करेगा। नेक्स्ट हमारा एक्टिव सबडक्शन जोन, जहाँ पे हमारा वॉल्केनोस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शील्ड मतलब क्या है, क्रेटन, जहाँ पे मतलब शील्ड मतलब क्या है, जो स्टेबल पार्ट, ठीक है, जो कि बहुत समय से इनएक्टिव है, उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी देखने को बहुत लंबे समय से नहीं मिला है। ठीक है, वहाँ पे वो सबसे कम हीट फ्लो दिखाएगा, हीट रिलीज सबसे कम वहाँ से होगा। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन जो हीट फ्लो का वो क्यों है, देखो मिड ओशियनिक रिज पे हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो क्या है, सबसे थिन है। ठीक है, एक्टिव सबडक्शन जोन पे हमारा थिकर है और सील्ड वाले एरिया में थिकेस्ट है, सबसे ज़्यादा थिक है, वो सबसे ज़्यादा थिक है, इसलिए वो क्या है, बहुत समय से इनएक्टिव है। ठीक है, एक्टिव सबडक्शन जोन पे थिकर है, मिड ओशियनिक रिज पे सबसे थिन है। तो इसलिए बोलता है द वेरिएशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट का जो थिकनेस है उसके कारण जो है ये हमारा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, एंड टू द कन्वेक्शन शेल इन द मेंटल, और जो मेंटल है वो उसके कारण भी मेंटल मतलब जो कन्वेक्शन शेल है मेंटल में, उसके कारण भी ये वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है,
जो कन्वेक्शन सेल है वो एकदम सेल्युलर होगा कहाँ पे, मिड ओशियनिक रीज पे, ठीक है। उसी तरह सील्ड में सबसे नीचे होगा, बहुत डेप्थ में होगा, तो उसको कुछ नहीं हो पाएगा उतना थिकनेस होने के कारण। अब जो टर्म हम लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट, ये क्या है, तो ये क्या है कि हमारा रेट ऑफ टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर है वो डेप्थ के साथ जो इंक्रीज़ करता है, ठीक है, ये है हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट, ठीक है। तो एवरेज लिया गया है सब कुछ को। ऐसे तो 30 डिग्री सेल्सियस किसका था, सेडिमेंट्री बेसिन का, 10 डिग्री सेल्सियस किसका था, क्रेटन का था। तो इन सब का एवरेज लेके आया है यहाँ पे कितना, 22 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये ग्लोबल एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट है, ठीक है। अब आता है थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है। वही बात पीछे बताएं कि जो एक हमारे पास आयरन रड है, तो उसको एक साइड से हीट करते हैं तो दूसरे साइड भी हमारा प्रोग्रेसिवली क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो ये क्या है कि जो हीट है वो क्या हो रहा है, मेटल के थ्रू, आयरन रड के थ्रू क्या हुआ है, कंडक्ट होगा है। मतलब हर एक एटम जो है वो हीट को ट्रांसफ़र करके, जो जिस पोर्शन को हम लोग फायर में एक्सपोज किए वहाँ से उसके बैक पोर्शन तक क्या कर रहा है, उसको कंडक्ट करा रहा है। हर एक एलिमेंट, आयन उसमें क्या है, एटम वो क्या है, इन्वॉल्व्ड है उसमें किस चीज़ को, हीट को ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे। थर्मल कंडक्टिविटी इवेपोराइट, ठीक है। इवेपोराइट के क्या है, उसके पास हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इवेपोराइट जैसे क्या, हेलाइट और एनहाइड्राइट, इसके पास थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू कोल। कोल के पास क्या है, सबसे कम है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी समझ में आया, अपने थ्रू हीट को ट्रांसफ़र होने देगा, ठीक है। ये ज़रूरी है, तभी वो क्या होगा कि जियोथर्मल ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, ठीक है। कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा, लेकिन करता है। तो क्या है, देखो जो हमारा इवेपोराइट है वो क्या कर रहा है, उसके पास हाईएस्ट है थर्मल कंडक्टिविटी, लेकिन कोल है उसके पास क्या है, लोएस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन बहुत कम है उसका। अब बात करते हैं कि वेरिएशन कंडक्टिविटी सैंड्स में, क्ले में और कार्बोनेट में ये ज़्यादा वेरिएशन देखने को क्यों मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो पोरोसिटी है या इसका मिनरलॉजी है वो बहुत वैरी करता है, ठीक है। इसीलिए पोरोसिटी की वजह से और उसके मिनरलॉजी है, कुछ हद तक मिनरलॉजी भी, ये रिस्पॉन्सिबल है सैंड, क्ले और कार्बोनेट में जो कंडक्टिविटी शो करता है उसके वेरिएशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पोरस फॉर्मेशन है। पोरस फॉर्मेशन के पास जो है कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा देन देयर लिथिफाइड काउंटर पार्ट, ठीक है। अब देखो कोई पोरस है, मतलब क्या है, उसमें बहुत सारा पोर स्पेसेस है, तो उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अब वही उसी रॉक में अगर वो पोर स्पेसेस को ख़त्म कर दे, उस रॉक को कॉम्पैक्ट कर दे, है लिथिफाइड कर दे, अब उसके अंदर का जो कंडक्टिविटी चेक करें तो जिसमें हमारा पोरोसिटी नहीं है उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखने वाली बात है कि जो पोरस फॉर्मेशन होगा उसका कम होगा, और जो लिथिफाइड होगा, कॉम्पैक्टेड रॉक होगा, उसका क्या होगा, हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। अब हमारा पोरस फॉर्मेशन का थर्मल कंडक्टिविटी क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड है, कोई ना कोई तो फ्लूइड होगा उसके अंदर। अब फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो जल्दी रिलीज़ करेगा ही नहीं करेगा। तो जब रिलीज़ जल्दी करेगा नहीं तो थर्मल कंडक्टिविटी को क्या करेगा, हिंडर करेगा, रोकेगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अब आता है थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, घट जाएगा जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो गया कि जो हमारा सेडिमेंट है जो कि ग्रेट बैरियर डेप्थ पे डिपॉजिटेड है,
तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही डेप्थ बढ़ेगा हमारा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब हमारा डेप्थ बढ़ा तो हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। तो वो जो सेडिमेंट है, वो जो मिनरल वहाँ डिपॉजिट है, उसका कंडक्टिविटी क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। जो मिनरल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ कर गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करता है, इसीलिए ग्रेटर डेप्थ पे हमारा मिनरल कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट देखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आगे आपको बताते हैं कि अब क्या है कि पोरोसिटी जो है वो जैसे ही डेप्थ बढ़ रहा है वो पोरोसिटी क्या हो रहा है, हमारा कम होते जा रहा है। रॉक क्या हो रहा है, हमारा कॉम्पैक्ट हो रहा है। जो उसके अंदर का जो फ्लूइड था वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अभी हम पढ़े थोड़ा देर पहले कि पोरोसिटी ज़्यादा होगा, है ना, जो पोरस फॉर्मेशन होगा उसका क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, लोअर होता है। तो यहाँ जब हम डेप्थ पे आएंगे तो हमारा पोरस फॉर्मेशन क्या होगा, ख़त्म होते चला जाएगा, है ना। पोरस फॉर्मेशन हमारा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो तो अभी पढ़े थे कि हम लोग जो उसका लिथिफाइड काउंटर पार्ट होगा उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू द पोरस फॉर्मेशन। तो जो हमारा सेडिमेंट है जो कि पोरस है, वो नीचे डेप्थ पे जाने के कारण क्या हुआ, उसका पोरोसिटी ख़त्म हो गया। तो अब वो क्या किया, फर्दर हमारा कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दिया। तो एक तरफ हम टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा कंडक्टिविटी डिक्रीज़ कर रहा है, साथ में दूसरी तरफ हमारा क्या हो रहा है कि पोर स्पेसेस डिक्रीज़ होने की वजह से उसमें कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो एक की वजह से हमारा कंडक्टिविटी डिक्रीज़ किया और दूसरे की वजह से हमारा कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि जो हमारा पोरोसिटी था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है डेप्थ के साथ, ठीक है। इसके कारण जो हमारा उसके अंदर जो फ्लूइड था, है ना, जो हमारा वाटर था वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो हमारा कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है। एक तरफ डिक्रीज़ हो रहा है और इस यहाँ पे पोरोसिटी कम होने की वजह से इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है किसके, जो प्रीवियस इफेक्ट था, है ना। प्रीवियस इफेक्ट क्या था हमारा, डिक्रीज़ होना, कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होना, उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है ये हमारा। अब बात करते हैं इवोपराइट का, सीमेंटेड सैंडस्टोन का और कार्बोनेट का। ये सब क्या है, इम्परमिएबल रॉक है, मतलब ये क्या है, टाइटली कॉम्पैक्टेड रॉक है। तो अभी पढ़े हैं कि जो कॉम्पैक्टेड रॉक होगा उसका क्या होगा, हाईली कंडक्टिव होगा। वो जो होगा वो क्या होगा, हाईली कंडक्टिव होगा। और अब बात करते हैं ओवर प्रेशर क्ले का। ओवर प्रेशर क्ले क्या, क्ले के पास हाई पोरोसिटी होता है, बहुत ज़्यादा पोरोसिटी होता है, तो वो क्या शो करेगा, लो कंडक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। जो इम्परमिएबल मतलब हाईली कॉम्पैक्टेड रॉक है वो उसके पास हाईली कंडक्टिव होगा। और जो हमारा ओवर प्रेशर क्ले है वो क्या होगा, लो कंडक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। अब देखो हीट जो है, वही बताए थे कि जो हीट जो है वो हमारा उसको कंडक्ट होना है, मतलब ट्रांसफ़र होना है। तो वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो मिनरल्स जो उसके अंदर, रॉक के अंदर जो प्रेजेंट मिनरल्स है या फ्लूइड है, वही उस हीट को अपने थ्रू, है ना, ये इसको दिया, फर्दर क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा चारों तरफ। तो यही प्रोसेस है, मिनरल और फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल है हीट को कंडक्ट क्या करने में, ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। अब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में जो हमारा पोर स्पेसेस है, क्या वो बहुत ज़्यादा होगा, नहीं, बहुत कम पोर स्पेसेस होगा वहाँ पे। तो हीट जो है वो जनरली हमारा उस केस में, किसके, इग्नियस और मेटामॉर्फिक केस में हमारा किसके थ्रू, मिनरल के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक में हमारा मिनरल के थ्रू भी ट्रांसफ़र होगा और फ्लूइड के थ्रू भी ट्रांसफ़र होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा रॉक है अगर इम्परमिएबल है और कॉम्पैक्ट है तो उसका जो हीट है वो ईज़िली ट्रांसफ़र होगा। लेकिन ऐसा कंडीशन जहाँ पे रॉक हमारा इम्परमिएबल है और क्या है, पोरस है, इम्परमिएबल है और पोरस है, तो उस केस में जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो कैसे होगा, वो होगा किसके थ्रू, रॉक ग्रेन्स और पोर फ्लूइड। मतलब यहाँ पे पोरस है तो पोर में फ्लूइड होगा, तो वो फ्लूइड जो है हीट को ट्रांसफ़र करेगा, साथ साथ रॉक ग्रेन्स भी ट्रांसफ़र करेगा। और अब वहाँ बात करेंगे जहाँ पे हमारा सेडिमेंट्स जो है क्या है, पोरस भी है और परमिएबल भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, पोरस भी है और परमिएबल भी है। तो यहाँ पे हमारा कैसे हीट ट्रांसफ़र होगा, ग्रेन्स एंड फ्लूइड्स के
थ्रू। तो दोनों में हमारा रॉ ग्रेन्स और पोर फ्लूइड देखने को मिला। लेकिन पोरस और परमिएबल में, परमिएबल के पास क्या है कि अपने थ्रू वो लिक्विड को पास होने देगा। यहाँ पे पोरस है तो है, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, लेकिन वो इम्परमिएबल, लिक्विड को पास नहीं होने देगा। तो दोनों जगह रॉ ग्रेन्स और पोर फ्लूइड हीट को ट्रांसफ़र करने में मदद करेंगे। साथ में इस परमिएबल वाले सेक्शन में हमारा जो फ्लूइड है, अगर कोई माइग्रेटिंग फ्लूइड्स है ना, क्योंकि परमिएबल है तो फ्लूइड्स माइग्रेट करेगा, तो माइग्रेटिंग फ्लूइड्स भी रिस्पॉन्सिबल होगा हीट को ट्रांसफ़र करने में। अब ये माइग्रेटिंग फ्लूइड क्यों होगा? ये थर्मल हीट की वजह से भी हो सकता है, प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, और डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से हो भी सकता है। डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, मतलब जो लेस डेंसर फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, वो ऊपर आने की तरफ कोशिश करेगा, तो वो आने के दौरान क्या करेगा, हीट को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो ये भी माइग्रेटिंग फ्लूइड्स भी हीट को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। कोई ना कोई तो जरिया चाहिए ना हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, है ना। तो हमारा इन जनरल रॉ ग्रेन्स पोर फ्लूइड करता है, और यहाँ इस परमिएबल वाले सेक्शन में फ्लूइड भी, माइग्रेटिंग फ्लूइड्स भी हीट को ट्रांसफ़र करने में मदद करेगा। ठीक है। ओवर प्रेशर क्ले के पास थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हाई वाटर कंटेंट होता है। क्यों? क्ले के पास हाई पोरोसिटी है, हाई पोरोसिटी होगा तो उसके अंदर हाई वाटर कंटेंट होगा, जो कि थर्मल कंडक्टिविटी को कम कर देगा। ठीक है, पीछे भी बताए थे वही बात। अब आया कि हाई वाटर कंटेंट ओवर प्रेशर क्ले में है, तो हाई वाटर कंटेंट ओवर प्रेशर क्ले में होने के कारण उसके डेंसिटी को क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, डेंसिटी को क्या करेगा, कम कर देगा दैन द कॉम्पैक्टेड नॉर्मल प्रेशर वन। अगर हम कंपेयर करें क्लेस को, एक ओवर प्रेशर है और एक नॉर्मल प्रेशर पे हमारा क्ले है, तो ओवर प्रेशर में हमारा वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब जब ज़्यादा वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, उसका जो डेंसिटी है उसको क्या करेगा, कम कर देगा, डेंसिटी कम कर देगा। अब ओवर प्रेशर क्ले, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे भी थोड़ा देर बाद। ओवर प्रेशर क्ले जो है, जैसे अगर मान लो ये सरफेस है, तो सरफेस के नीचे यहाँ पे ओवर प्रेशर क्ले मिला। अब इसका डेंसिटी तो कम है, यहाँ जो क्ले प्रेजेंट है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसका डेंसिटी कम है, तो ये यहाँ कैसे रहेगा, इसको तो ऊपर की तरफ आना है। ठीक है, लो डेंसिटी वाले रीजन में आना है, तो वो क्या करेगा कि हाई वाटर कंटेंट होने की वजह से क्या हुआ है, इसमें डेंसिटी कम हुआ है, इसकी वजह से ये अपवर्ड फ्लो करेगा। तो इस कंडीशन में फ्लो करने के दौरान वो क्या बनाएगा, डायपेयर्स बनाएगा। रुको फिगर दिखाते हैं। ये यहाँ देखिए, यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर क्ले है, ओवर प्रेशर क्ले। ओवर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे अभी। तो ओवर प्रेशर और ये नॉर्मल प्रेशर पे है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रेशर पे है। अब क्या हुआ कि ये जो है वो है लेस डेंसर, और ये जो है वो हाई डेंसर। अब हाई डेंसर, ओह सॉरी उल्टा हो गया, ये जो है वो हाई डेंसर है और ये जो है वो लेस डेंसर है। क्यों लेस डेंसर है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड प्रेजेंट है। अब ये फ्लूइड्स क्या करेगा, इसकी डेंसिटी को कम कर देगा। तो कायदे से ये हाई डेंसिटी को नीचे होना चाहिए था, लेस डेंसिटी को ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। तो अब ये एग्जिस्ट तो ऐसे करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये देखो क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक इस तरीके का फीचर बनाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी क्ले। कौन? हाई डेंसिटी क्ले। ठीक है, और ये है हमारा ओवर प्रेशर क्ले, मतलब लो डेंसिटी। ये एक डायपेयर बना लेगा, मतलब ये अपवर्ड मूवमेंट किया, ये क्या किया, अपवर्ड मूवमेंट किया। अब क्या हो गया कि जो हाई डेंसिटी क्ले था, मतलब जो नॉर्मल क्ले था हमारा, जो नॉर्मल प्रेशर क्ले था हमारा, वो क्या हो गया, वो नीचे आ गया,
और ये क्या होगा, ऊपर आ गया। तो कंडीशन जो है वो क्या किया, जो पहला अपना जो कंडीशन नीचे था, मतलब जिसका पहले वाले कंडीशन में वो नीचे था, वो अपने आप को ऊपर कर लिया। तो वो क्या हो गया, अब ये हो गया स्टेबल। अभी तक ये स्टेबल नहीं था क्योंकि लेस डेंसर था। अब क्या है, अब ये हाई डेंसर हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये एक डायपेयर बनाएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यही हम बताना चाह रहे थे। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ता है। उसके बाद पोरस फॉर्मेशन जो है वो उसके पास लोअर कंडक्टिविटी होगा, और जो कॉम्पैक्ट होगा उसके पास हाई कंडक्टिविटी होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा मिनरल कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाता है, लेकिन हमारा ग्रेटर डेप्थ पे हमारा पोरोसिटी जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी एक रीज़न था। उसके बाद आया था ओवर प्रेशर क्ले। ओवर प्रेशर क्ले के पास लो कंडक्टिविटी क्यों होता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड होगा। ठीक है, इसी फ्लूइड की वजह से ये डेंसिटी इसका क्या होता है, कम होता है, और ये डायपेयर फॉर्म करता है। ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र पोरस इम्परमिएबल, पोरस परमिएबल, है ना, और नॉन पोरस इम्परमिएबल की कंडीशन में कैसे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है हीट को ट्रांसफ़र करने में। रॉ ग्रेन्स, पोर फ्लूइड और फ्लूइड माइग्रेटिंग फ्लूइड्स, ये सब जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हीट को ट्रांसफ़र करने में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।